हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सर्वाइवल मूवी डोंट मूव को। आप लोगों को हॉरर, थ्रिलर या सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री मूवीज पसंद आती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी पसंद के हिसाब से मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। साथ ही मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हो और मुझे और मेरी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत में हम आयरिस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रही थी, क्योंकि हाल ही में उसने अपने बेटे को खो दिया था। वो सुबह उठती है और देखती है उसका पति सो रहा है, तो मौका देखते ही वो चाकू ड्रॉअर से निकाल लेती है और साथ ही में अपने बेटे का ट्रॉय बॉट भी निकाल देती है। वो कार लेकर जंगल की तरफ पहुंच जाती है जहां पर उसके बेटे की मौत हुई थी। अपनी कार को वो पार्किंग में पार्क करके पैदल ही आगे का सफर तय करती है। वो वहां से पहाड़ पर पहुंच जाती है और अपने बेटे के कब्र के सामने जाती है जहां पर वो उसके बेटे का टॉय को रख देती है। और उसके बाद वो उस चोटी की तरफ जाती है जहां पर से वो सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि उसके बेटे के बिना उसकी जिंदगी मीनिंगलेस हो गई थी। जब वो कूदने ही वाली थी तो वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसे अपना नाम रिचर्ड बताता है। वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पर क्या करने वाली है, लेकिन वो उसे मरने से नहीं रोकेगा। वो तो बस उसके कुछ मिनट ही लेगा उससे बात करने के लिए। आयरिस उससे कहती है कि उसका मन नहीं है बात करने को, तो वो वहां से चला जाए, लेकिन वो उससे कहता है कि वो बिना बात करे यहाँ से नहीं जा सकता। उसके बाद रिचर्ड उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि उसे कार्स का बहुत ही ज्यादा शौक था और जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था तब उसके पास बहुत ही सुंदर कार भी थी। एक दिन जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त वो कार में अकेला नहीं था बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई भी उसके साथ थी और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। कई महीनों तक वो बिस्तर पे ही पड़ा रहा था और वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही नकारा समझने लगा था। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसे जिंदगी जीने का मकसद ढूंढ लिया। ये सुनकर आयरिस उसे कहती है कि उसे बहुत दुख है उसकी गर्लफ्रेंड के मरने का। उसके बाद आयरिस अपनी कहानी सुनाने लगती है और उसे कहती है कि दरअसल यहाँ पर वो लोग ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, लेकिन जब उसके पति और वो उनके लव इनिशियल्स पेड़ पर लिख रहे थे तब उनका बेटा मार्शमेलो को रोस्ट करने के लिए डंडियों को तोड़ने लगा था और तभी वो पेड़ पर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इस वजह से वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पे वो उसके साथ ही थी लेकिन उसे बचा नहीं पाई। रिचर्ड ये सुन के उसे कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है, उसका जो मन हो वो कर सकती है। जब वो वहां से जाने लगता है तब आयरिस को एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत ही कीमती है। वो अपनी जिंदगी को एंड नहीं करना चाहती, इसलिए वो बैक ऑफ कर जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। जब वो अपनी कार के पास पहुंचता है तो रिचर्ड उसे बाय कहकर अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन रिचर्ड ने उसकी कार के पास ही अपनी कार पार्क करी थी, जिसकी वजह से आयरिस अपनी कार के अंदर नहीं जा पा रही थी। तो वो यहाँ पर स्टक हो जाती है। तभी रिचर्ड उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है और आयरिस देखती है कि उसके हाथ में एक छाता है। वो उससे कहती है कि यहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही, तो छाता क्यों लेकर आया है। वो उसे कहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। दरअसल वो एक छाता नहीं था बल्कि वो एक स्टन डिवाइस था, जिसकी मदद से वो आयरिस को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद उसके हाथ पैर बांध देता है और अपनी गाड़ी में लिटा देता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। अब आयरिस की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो ये समझ गई थी कि रिचर्ड एक कातिल है जो कि उसे किडनैप कर ले जा रहा है। यहाँ पर आयरिस अपने स्मार्ट वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आयरिस को याद आता है कि निकलते समय उसने अपनी जेब में चाकू रखा था और वो उस चाकू को निकालती है और अपने हाथों में बंधी प्लास्टिक की रस्सी को काटने लगती है। साथ ही उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कहने लगती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई के बारे में बताना चाहिए। रिचर्ड समझ जाता है और कहता है कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि वो जानबूझकर उसे इमोशनल करना चाहती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो अपना काम कर सके। यहाँ पर आयरिस ने अपना हाथ फ्री कर लिए थे और वो चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो एक पेड़ पर जाकर टकराती है। वो दोनों ही जख्मी हो गए थे, लेकिन आयरिस उठती है और सीट बेल्ट से उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड सीट को नीचे कर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद वो आयरिस को धक्का मार देता है और वो दोनों ही बाहर गिर जाते हैं
और आयरिस अपना चाकू निकाल कर उसे धमकी देती है कि अगर वो आगे आया तो उसे जान से मार डालेगी। रिचर्ड हंसकर उसे कहता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसने उसे एक स्पेशल इंजेक्शन दे रखा है जिससे कि 20 मिनट में ही उसकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो जाएगी। वो देख और सुन तो सकेगी लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाएगी और उसका शरीर पूरी तरह से लकवा यानी कि पैरालाइज्ड हो जाएगा। ये सुनकर वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि उसे जहां भी भागना है भाग ले, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि 20 मिनट के बाद वो उसे ढूंढ ही लेगा। ये सुनकर आयरिस अपनी घड़ी में जल्दी से 20 मिनट का टाइमर सेट कर देती है और फैसला करती है कि 20 मिनट के अंदर वो मदद के लिए जाएगी और वहां से भागने लगती है। लेकिन सबसे पहले उसकी उंगलियां काम करनी बंद हो जाती है और धीरे धीरे उसकी एक टांग भी काम करना बंद कर देती है। रिचर्ड उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो उससे बचने के लिए एक पेड़ के रूट्स के पास छुपी हुई थी। लेकिन जब वो उसके मुंह पर चींटियां आ जाती है तो अपने आप वो रिवील कर देती है और जब रिचर्ड उसे पकड़ने के लिए आता है तो वो रेंगते हुए नदी के अंदर चली जाती है जहाँ रिचर्ड उसे कहता है कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि नदी के अंदर उसकी जान जा सकती है। नदी का बहाव काफी तेज था जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर चली जाती है और मौका देखकर वो एक किनारे पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी घड़ी में 1 मिनट का समय बचा हुआ है यानी कि अब 1 मिनट बचे थे उसकी पूरी तरह से सोन पड़ने में। इसलिए वो रेंगते हुए एक लैंड यानी जमीन पर पहुंच जाती है और वहां पर किसी का फार्म भी था जहां पर उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और हम देखते हैं कि फार्म का मालिक घास काट रहा था। यहाँ पर वो उसे नोटिस कर लेता है और जब वो उसके पास जाता है तो इसे देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन वो बिल्कुल ही लाचार थी, कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी और वो अपनी उंगलियों को इधर उधर करता है तो उसकी आंखें भी इधर उधर हो रही थी जैसे कि वो समझ गया था कि इसकी बॉडी तो पैरालाइज्ड है लेकिन ये देख और सुन सकती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे अच्छी तरह से देख पा रही है तो वो एक बार अपनी पलकों को झपका देती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे सुन पा रही है तो फिर से वो अपनी पलकों को झपका कर इशारा देती है। उसके बाद में उससे पूछता है कि क्या वो हिल सकती है या नहीं तो यहाँ पर वो 2 बार अपनी पलकों को झपका देती है जिसका मतलब था वो हिल नहीं सकती थी। ये देखकर वो आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो कोई चीज लेकर आता है जिससे कि वो उसे घर में उठाकर ले जा सके और वहां पर उसे ले जाकर पुलिस को कॉल कर देगा जो कि उसे यहाँ से ले जाएगी। तुरंत ही वो एक ट्रॉली लेकर आता है और उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है। यहाँ पर आयरिस ये सुनकर समझ गई थी कि जरूर वहां पर रिचर्ड होगा, इसलिए वो अपनी पलकों को बार बार झपकाने लगती है ताकि वो आदमी को आगाह कर सके और अपनी पलकों को वो उसकी नोटिस कर भी देता है। वो आदमी ये समझ जाता है कि जरूर से कोई गड़बड़ है। यहाँ पर आयरिस को सोफे के पीछे वो छुपा देता है और उसके बाद जाकर दरवाजा खोलता है। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी से पूछता है कि वो कौन है आखिर, तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वो उसकी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था। उसकी वाइफ उसका झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उसकी वाइफ ना थोड़ी सी पागल है जिसकी वजह से वो हमेशा ही नाटक करती रहती है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर आई हो, शायद तुम्हें इस बारे में पता हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यार देखो मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करके बुला लेता हूँ। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर पुलिस को कॉल करता हूँ। और आदमी देखता है कि रिचर्ड उसके घर के अंदर ही आ गया था तो वो उसे तुरंत ही कहता है बाहर जाने के लिए, लेकिन रिचर्ड उसकी बात सुनकर रोने लगता है। वो घर के अंदर ट्रॉली को भी नोटिस करने लगता है। जैसे ही वो समझ गया था कि बूढ़े आदमी ने जरूर ही यहाँ पर आयरिस को कहीं ना कहीं छुपा रखा है, अब वो उसे झूठ बोलने लगता है कि उसकी वाइफ को प्रॉब्लम्स है और वो उसके सामने रोता भी है कि वो बूढ़ा आदमी कन्विंस हो जाए। वो बूढ़ा आदमी भी उसे सब सच बताने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसके जेब में एक फोन था जो कि वाइब्रेट करने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे पूछता है कि उसने तो उससे झूठ कहा कि उसके पास फोन नहीं है, तो ये फोन कहाँ से आया। अब यहाँ पर रिचर्ड अपने असली रूप में आ जाता है और वो एक्टिंग करना बंद कर देता है। वो उससे कहता है कि उसे उसकी औरत को कहाँ पर छुपाया है सच सच बता दे, वरना उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि उसके बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं, अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो उसका सामना करे। वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है वहां पर आने के लिए और रिचर्ड ये देखकर वो बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी भी काफी स्ट्रांग था।
उसे बुरी तरह पिटने लगता है, लेकिन रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग गया था, जिससे कि वो बूढ़े आदमी के पीठ पर यार स्टैप कर देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आयरिस सोफे के पीछे ये सब देख रही थी और यहाँ पर उसे पता चल गया था कि यार ये रिचर्ड है ना, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी उंगली धीरे धीरे काम करने लगी थी। अपना यहाँ पर पुलिस जल्दी ही आने वाली होती है, इसलिए रिचर्ड पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है। वो ये बात नहीं जानता था कि आयरिस भी उसी आग में जलने वाले थे। अब आयरिस अपनी जान बचाने के लिए अपनी उंगलियों को मूव करने की कोशिश करने लगती है। इधर रिचर्ड बाहर आता है तो उसे बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर भागने के लिए, लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है कि विंडोज पर जो शेड लगी थी वो ऊपर नीचे हो रही है और वो समझ जाता है कि जरूर वहां पर आयरिस मौजूद होगी, क्योंकि वो सिग्नल दे रही थी। वो तुरंत ही घर के अंदर जाता है और सोफा हटाकर देखता है तो पीछे आयरिस ही मौजूद थी। वो उसे उठाकर तुरंत ही कार में ले जाता है। उससे कहता है कि आज अगर तुम मेरे साथ सीधे चलती तो एक आदमी नहीं मारा जाता। उसके बाद वो उस आदमी की कार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर वो देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए वो पेट्रोल पंप पर जाता है उसमें पेट्रोल डलवाने के, लेकिन वो देखता है कि मशीन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, इसलिए वो पेमेंट करने के लिए शॉप के अंदर जाता है। दूसरी ओर कार में आयरिस अकेली थी, जो कि अपनी उंगलियों के बाद उसका पाम भी अब धीरे धीरे काम करने लग गया था, जिसकी मदद से वो अपना सीट बेल्ट खोल देती है। लेकिन यहाँ पर अब रिचर्ड आ गया था और तुरंत ही ये लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो स्पॉट पर जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और फैसला करता है कि वो अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जाएगा। और जब वो उसकी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो अब ये गाड़ी को टॉ करके ले जाने वाला था। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो कि सिचुएशन देखकर वहीं पर रुक गया था। वो रिचर्ड से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ पर रिचर्ड उसे कहता है कि मेरा नाम एंड्रू है और वो उसे अपनी आईडी भी मांगता है, तो वो उसे अपनी आईडी दिखा देता है और उसे पता चलता है कि रिचर्ड का असली नाम एंड्रू था। जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि वो लेडी कौन है तो उसे झूठ मूठ कह देता है कि दरअसल वो उसकी वाइफ है, जो कि ड्रंक है और उसे पीने की बहुत ही गंदी आदत है, इसलिए वो उसे सेफली यहाँ से ले जा रहा है। उसके बाद ऑफिसर उससे थोड़े बहुत सवाल करता है, जिसके जवाब वो घुमा कर देता है, जिससे ऑफिसर को थोड़ी उसकी बातें कंफ्यूजन लगती है। इधर आयरिस का हाथ काम करने लग गया था, जिसकी वजह से वो कांच के नीचे कर देती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर जब उसके पास आता है तो वो उसे बोलती है कि मेरी मदद करो। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उससे पहले वो गन निकलता रिचर्ड उसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर की बॉडी को गाड़ी में डालता है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद बिल की गाड़ी को लेकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो उसे ओशन के किनारे ले आता है और उसे अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पर उसे एक बोट में ले जाएगा और वहीं पर उसे धक्का दे देगा, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। वो उसे घसीटते हुए किनारे पर ले आता है और बोट में बिठा देता है और वो बोट को लेकर समुद्र के बीचों बीच आ जाता है। तभी आयरिस नोटिस करती है कि उसके बेल्ट में एक चाकू लगा हुआ है। अब उसे किसी भी हालत में उस चाकू को पाना चाहती थी। आयरिस उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि वो उसके पास आए और उसके बेटे का खिलौना उसकी जेब से निकाल कर दे। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और जब वो उसके पास आता है तो वो उस चाकू को लेकर रिचर्ड के गले में ही स्ट्रैप कर देती है, जिससे रिचर्ड गन निकालता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी वो बोट को हिलाने लगती है जोर जोर से, जिससे कि वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब वो बोट में वापस आने की कोशिश करता है तो आयरिस यहाँ पर उसकी गन उठा लेती है और ब्लाइंडली शूट करने लगती है, जिसकी वजह से एक गोली उसे लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। अब वो दर्द के मारे पानी से बाहर निकलने के लिए तैरने लगता है। दूसरी ओर आयरिस नोटिस करती है कि जब उसने शूट करा तो बोट में भी कुछ छेद हो गए थे, जिसकी वजह से पानी अंदर बढ़ने लगा था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से बिल्कुल ही हिल नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रही थी, लेकिन तभी उसकी दवाई का असर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काम करने लगती है और वो ऊपर आ जाती है। वो देखती है कि रिचर्ड भी दूसरे किनारे पर मौजूद है और ये देखकर वो उसके पास जाती है, जो कि पूरी तरह से जख्मी था और मरने ही वाला था। वो उसे कहती है थैंक यू और वहाँ पर उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये फिल्म की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।